नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। क्या आपको भी लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन याद करना किसी टॉर्चर से कम नहीं? सेक्शन 5B, 24, 35A, इतने सारे नंबर, इतना सारा दिमाग का दही। तो आज इस बोरिंग लॉ की बुक को मारो गोली, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम पूरे बीआर एक्ट को मक्खन की तरह समझेंगे, वो भी बिना किसी बोरिंग डेफिनेशन के। हम यूज करेंगे ऐसे देसी ट्रिक और ऐसे फिल्मी स्टोरी कि एग्जाम हॉल में सेक्शन नंबर देखते ही आपका दिमाग में क्लिक होगा, गारंटी है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये बीआर एक्ट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक साल 2 से 3 मार्क्स पक्का है। आरबीआई एक्ट से 2-3 मार्क्स आता है, बीआर एक्ट से 2-3 मार्क्स आता है। आरबीआई एक्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और ये बीआर एक्ट 1949 पे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले विजुअल गाइड को। तो दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम में बीआर एक्ट से डर लगता है, तो अब दोस्तों 4 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को पहले हम लोग देखते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, यहाँ पे आ जाइए, लेफ्ट साइड में देखिए सर, सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है। आ जाइए दोस्तों लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सेक्शन 1 की हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन नंबर 1। तो दोस्तों, सेक्शन नंबर 1 में क्या है कि यह बताता है कि यह एक्ट कब पैदा हुआ और कहाँ तक फैला है। बर्थडे याद रखिए सर, बर्थडे हुआ था 16 मार्च, राइट। कब बर्थडे हुआ था? 16 मार्च को बर्थडे हुआ था, राइट। यहाँ देखिए लिखा गया है 16 मार्च 1949 को इसका बर्थडे हुआ था, और रीच क्या है दोस्तों, पूरे भारत में अप्लाई होता है, राइट। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब बैंक पर अप्लाई होता है, बस कुछ कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर, एक्सक्लूड सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। तो इसका एप्लीकेबिलिटी हो गया सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 मतलब नंबर 1, इंडिया में बैंकिंग का नंबर 1 कानून यही है। डेट कैसे याद रखेंगे? 16 मार्च को समझ लीजिए बैंकिंग का न्यू ईयर शुरू हुआ था, ठीक है। अब आ जाइए लेफ्ट साइड, राइट साइड में, सेक्शन नंबर 5B। अब भाई, बैंकिंग किसे बोलते हैं? लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा लेना देना, पर सेक्शन 5B बताता है कि देखो, डिपॉजिट लेना ताकि उस पैसे को आगे उधारी या इन्वेस्ट किया जा सके, लैंड कर सके या इन्वेस्ट कर सके, यही होता है सेक्शन 5B, यानी बैंकिंग को डिफाइन करता है। और हाँ, जब पब्लिक अपना पैसा वापस मांगे ना, जिसको डिमांड बोलते हैं, राइट, तो बैंक को देना पड़ेगा, लिखा है ना, ऑन डिमांड रिपेबल होता है, राइट। तो 5B को याद रखिए, 5 बैंकिंग, B से बैंकिंग, B से बिजनेस ऑफ डिपॉजिट, सिंपल है, B से बैंकिंग याद रहेगा। चलिए अब जरा 5C पे आ जाइए। 5C बताता है कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी का डिफरेंस। हर वो कंपनी जो डिपॉजिट लेती है वो बैंक नहीं होती। सेक्शन 5C क्लियरली बोलता है कि देखो, बैंकिंग कंपनी वही है जो बैंकिंग बिजनेस करे, राइट। पहली बात तो बैंकिंग बिजनेस करे, और दूसरी बात कि अगर कोई फैक्ट्री यानी कि नॉन बैंकिंग है, यहाँ देखिए नॉन बैंकिंग है, वो आपसे पैसा ले रही है ताकि वो अपनी फैक्ट्री चलाए, तो वो बैंक नहीं है। बैंक का काम है पैसा घुमाना, राइट। तो यदि कोई फैक्ट्री है जो कि आपसे पैसा ले रही है अपने बिजनेस के लिए, तो वो बैंक नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों 5C को याद रखिए, 5 कंपनी, C से कंपनी याद रखिए, तो कंपनी दिमाग में आएगा तो याद रह जाएगा। कंपनी डिसाइड होगी, C से कंपनी डिसाइड होगी कि तुम बैंक वाले हो या फैक्ट्री वाले, समझे। बैंक भी एक कंपनी है, लेकिन ये डिसाइड होगा कि आप कर क्या रहे हैं, पैसा का डिपॉजिट कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। सेक्शन 7 का नाम में क्या रखा है सर? नाम में क्या रखा है? नाम यूज की बात होती है। यह मेरा फेवरेट सेक्शन है। सेक्शन 7 कहता है कि ऐरा गैरा अपना नाम बैंक नहीं रख सकता। अगर तुम बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रहे ना, तो तुम अपने बोर्ड पे बैंक, बैंकर या बैंकिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। सिर्फ असली बैंकिंग कंपनी को यह हक है, ठीक है। यहाँ साफ दिख रहा है। तो 7 याद रखिए, पर नाम मत चुराओ। सेक्शन 7 मतलब, इसका ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का। साथ याद रखिए, साथ रहो, लेकिन नाम मत चुराओ। साथ मतलब 7, ठीक है। सेक्शन 7 बोलता है कि नाम का पहरा बिना लाइसेंस के बैंक लिखा तो फाइन लगेगा। तो याद रखिएगा सर, सेक्शन 1 पूरा इंडिया, सेक्शन 5B बैंकिंग की डेफिनेशन, सेक्शन 5C बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 7 नाम की पाबंदी। क्लियर है? अब हम लोग अगले पिक की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की का लिस्ट है। दोस्तों बेसिक समझ आ गए, अब आते हैं असली मसाले पर। आरबीआई बैंक पे नजर कैसे रखता है और उन्हें क्या करने से रोकता है, आइए देखते हैं सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 16 तक, क्योंकि यहाँ बताया गया है। सेक्शन 8 कहता है बैंकर हो, बनिया मत बनो। बैंक ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं कि बैंक कल से सब्जी या मोबाइल बेचना शुरू कर दे, सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही अलाउड है। देखिए वही चीज यहाँ लिखा गया है, नो ट्रेडिंग। और दूसरी बात, सेक्शन 9 क्या कहता है सर? सेक्शन 9 बोलता है कि अगर बैंक ने किसी की जमीन यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज की है लोन ना चुकाने पर, तो उसे 7 साल के अंदर बेचना पड़ेगा। बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन सकता, 7 साल से ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते किसी के प्रॉपर्टी को, समझे। चलिए ये बातें ध्यान रखेंगे। तो आज को याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। 8 को याद रखिए, 8 को लेता दो
तो इन्फिनिटी हो जाता है। 8 को आप लेटाइए ना जी, 8 को लेटाइएगा तो कैसा बनेगा बताइए, इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो 8 को लेटाइएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, राइट। तो पर बैंक की ट्रेडिंग पर फुल स्टॉप है। और सेक्शन 9 को याद रखिए, नो, 9 से नो को याद रखिए, नो टू वाट, नो टू लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, 7 साल में घर खाली करो, समझे, ऐसे याद रखिए। अब आ जाइए दोस्तों सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोलता है कि कौन बनेगा बॉस, बैंक चलाएगा कौन। सेक्शन 10 कहता है कि कोई मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, पुराने जमाने के एजेंट नहीं चलेंगे। प्लस अगर कोई डायरेक्टर दिवालिया हो गया ना सर, अगर कोई डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया है या क्रिमिनल है, तो उसे तुरंत बाहर फेंको। आरबीआई के पास पावर है एक्सेसिव रिमनरेशन का, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी रोकने की भी पावर है। पहली बात, कोई मैनेजिंग एजेंट नहीं होगा, पुराने जमाने के एजेंट नहीं चाहिए, और अगर कोई डायरेक्टर दिवालिया है या क्रिमिनल है तो उसे तुरंत बाहर फेंको। आरबीआई के पावर है एक्सेसिव रिमनरेशन रोकने का। तो सेक्शन 10 को याद रखिए, 10/10 स्कोर कार्ड। अगर करेक्टर में 10/10 नहीं होना तो बैंक से बाहर चले जाओगे, समझे। ये सेक्शन 10 हो गया। अच्छा सर, इसमें सेक्शन 10 का एक और पार्ट है, वो भी यहाँ देखिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भीड़ नहीं, दिमाग चाहिए। कम से कम 51% डायरेक्टर ऐसे होना चाहिए जिनको अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी का स्पेशल नॉलेज हो। और फिर चेयरमैन फुल टाइम बंदा चाहिए जिसका मैक्सिमम 5 साल का टर्म होगा। तो इसको याद रखिए, 51 को याद रखिए, 51% प्रोफेशनल, मतलब मेजोरिटी हमेशा पढ़े लिखे लोगों की होगी। बैंक दोस्ती यारी से नहीं, एक्सपर्टाइज से चलती है। सेक्शन 16 बोलता है कि एक दिल दो जान नहीं चलेगा, मतलब कॉमन डायरेक्टर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पिक्चर में देखिए, यहाँ देखिए सेक्शन 16 लास्ट वाला, राइट। तो आप बैंक ए के भी डायरेक्टर हो और बैंक बी के भी डायरेक्टर हो, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप एक वक्त पर दो बैंक की खुफिया बातें नहीं जान सकते। तो सेक्शन 16 मतलब स्वीट 16 याद रखिए। क्या याद रखिए, स्वीट 16। तो 16 में बच्चा सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ सकता है, वैसे ही डायरेक्टर सिर्फ एक ही बैंक में बैठ सकते हैं। तो क्या याद रखा हमने, सेक्शन 8 को याद रखिए, इन्फिनिटी से कोई ट्रेडिंग नहीं अलाउड है। 9 को याद रखिए, नो से इमूवेबल प्रॉपर्टी मैक्सिमम 7 साल के लिए। 10 को याद रखिए, मैनेजमेंट क्लीन होना चाहिए और 51% एक्सपर्ट होने चाहिए। और 16 को याद रखिए, नो डबल डेटिंग आप नहीं कर सकते, कोई कॉमन डायरेक्टर नहीं होगा। मजा आया दोस्तों, चीजें क्लियर हो रही है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि हाँ दोस्तों, ये पूरे INIFS को इस तरह से विजुअल गाइड से याद रखना है ना, हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सब कुछ हम लोगों ने इसी प्रकार से कवर किया, मजा आता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, राउंड 3 की बात करते हैं। अब बात होगी पैसा, पावर और सेविंग की। ये सेक्शन दोस्तों बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं ताकि बैंक कभी कंगाल ना हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैनेजमेंट तो सेट हो गया ना, पर दोस्तों मैनेजमेंट सेट हो गया, पर बैंक खोलने के लिए जेब में कितना पैसा चाहिए, और प्रॉफिट होने पर क्या पूरा पैसा पार्टी में उड़ा सकते हैं, नहीं। सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक जो है ये सब रूल्स हैं, राइट। सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 जो है दोस्तों, क्या है, ये रूल्स हैं, राइट। चलिए देखते हैं, पहले सेक्शन 11 क्या बोलता है, एंट्री फी की बात करती है। तो देखिए बैंक खोलना कोई मजाक नहीं है। सेक्शन 11 कहता है कि आपके पास एक मिनिमम औकात यानी कैपिटल होनी चाहिए। तो 1962 के बाद क्या हुआ कि ये रूल है कि कम से कम 5 लाख का कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए। इतने का, 5 लाख का, मिनिमम 5 लाख कैपिटल चाहिए। 1962 के बाद ये रूल है, और रिजर्व होना चाहिए। ये अमाउंट ब्रांचेज के हिसाब से बढ़ भी सकता है, छोटे बैंक हो या बड़े बैंक, बिना मिनिमम बैलेंस का एंट्री नहीं मिलेगा, राइट। तो ये 1962 का है, मिनिमम 5 लाख का कैपिटल चाहिए, छोटे बैंक हो या बड़े बैंक 5 लाख का कैपिटल चाहिए। तो सेक्शन 11 का मतलब 1 और 1 11, बैंक खोलने के लिए कम से कम 2 चीजें चाहिए, कैपिटल और रिजर्व, दोनों साथ होंगे तभी बात बनेगी। सेक्शन 12 होता है सर वोटिंग एंड पावर, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि आपका जो पेड अप कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल का कम से कम 50% होना चाहिए। और वोटिंग राइट, ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा शेयर हो वो बैंक का डिक्टेटर बन जाए। नॉर्मल वोटिंग राइट 10% तक कैप्ड है, पर आरबीआई इसे 26% तक बढ़ा सकता है, राइट, ताकि पावर किसी एक हाथ में ना रहे। तो 12 को याद रखिए, 12 से याद रहो बाहर, अगर 50% कैपिटल अंदर नहीं लाए तो आरबीआई आपको बाहर कर देगा। और वोटिंग के लिए 10 से 26 का मैजिक नंबर याद रखिए। तो सेक्शन 12 भी याद हो गया। 12 से बाहर, 11 का 1 से 1 11, मतलब दो चीजें चाहिए, कैपिटल और रिजर्व। अब आ जाइए सेक्शन 15 पे, पहले खर्चा फिर चर्चा। बैंक ने प्रॉफिट कमाया और शेयर होल्डर चिल्लाने लगे, अरे हमें अपना हमारा हिस्सा दो, हमें हमारा डिविडेंड दो। पर सेक्शन 15 कहता है रुको जरा, सब्र करो, जब तक बैंक अपने सारे पुराने खर्चे, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंस, जब तक बैंक अपना पुराना खर्चा राइट ऑफ ना कर दे, तब तक 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं बन सकता। पहले उधारी चुकाओ फिर मुनाफा बनाओ। तो इसको याद रखिए, 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था। बैंक तब तक आजाद या फ्री नहीं है
डिविडेंड देने के लिए जब तक सारे पुराने पाप या एक्सपेंस, पाप मतलब एक्सपेंस धुल ना जाए, पहले पुराना एक्सपेंस धो, पाप धो, फिर नया डिविडेंड देने के लिए तैयार हो। फिर आता है सर सेक्शन 17, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेक्शन 17 कहता है कि हर साल प्रॉफिट का 20% निकालकर एक रिजर्व फंड में डालना ही पड़ेगा। हर साल प्रॉफिट का एक सेक्शन निकाल के, प्रॉफिट के 20% निकाल के रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये फंड आपके पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेक्शन 17 कि हर साल प्रॉफिट का 20% निकाल के एक रिजर्व फंड में डालना ही पड़ेगा जब तक ये फंड आपके पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए। ये बैंक की वो एफडी है जो बुरे वक्त में काम आती है। इसको याद रखिए, 17 मतलब खतरा। खतरे से बचने के लिए 20% हमेशा साइड में रखो। प्रॉफिट का 20% जो होता है वो सेफ्टी 100% है। तो देखिए एक बार समराइज कर लीजिए। 11 में देखा 5 लाख की एंट्री फी, राइट, 1 से 11 कैपिटल और रिजर्व चाहिए। 12 में देखा कि 50% पैसा और लिमिटेड वोटिंग। फिर हमने 15 में देखा कि कोई डिविडेंड जब तक एक्सपेंस को क्लियर ना करे तब तक कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। और 17 में देखा कि 20% प्रॉफिट पिगी बैंक में, जैसे बोला ना मैंने खतरा, यानी याद रखिए कि 20% निकाल के एक रिजर्व फंड में डालना ही पड़ेगा जब तक ये फंड आपके पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए। ये बैंक की वो एफडी है जो बुरे वक्त में काम आती है। 17 मतलब खतरा, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं अगले सेक्शन की ओर। तो दोस्तों अब देखिए, अब इस राउंड 4 में बढ़ते हैं और ये सेक्शन बैंक की दूरी यानी कंट्रोल के बारे में है। आरबीआई यहाँ से डिसाइड करती है कि बैंक कितना उड़ना चाहिए और कब उसे जमीन पे रहना है। तो देखिए दोस्तों, पैसा तो आ गया, पर क्या बैंक उस सारे पैसे का पार्टी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 21 तक ऐसे लॉक लगाई है कि बैंक कभी भी लिमिट क्रॉस ना करे। आइए इसको डिकोड करते हैं। पहले 18 में आ जाइए, इमरजेंसी कैश की बात होती है, राइट। देखो, स्केड्यूल बैंक तो आरबीआई एक्ट के अंदर सीआरआर मेंटेन करते हैं, पर नॉन स्केड्यूल बैंक का क्या, राइट। उनके लिए बीआर एक्ट का सेक्शन नंबर 18 है। ये कहता है कि भाई थोड़ा सा कैश यानी कि कैश रिजर्व हमेशा तैयार रखो आरबीआई के पास या अपने पास, ताकि अगर कस्टमर पैसा मांगने आए तो तुम खाली हाथ ना खड़े हो। ये कौन कहता है सर? सेक्शन नंबर 18 कहता है, ठीक है, समझे। तो 18 को याद रखिए। जब आप 18 साल के होते हैं ना तो इमरजेंसी के लिए पॉकेट मनी बचा के रखते हैं ना, बस बैंक के लिए सेक्शन 18 वही पॉकेट मनी है, कैश रिजर्व है। सेक्शन 19 पे आ जाइए, सब्सिडरी रेस्ट्रिक्शन। सेक्शन 19 कहता है कि बैंक हर किसी काम के लिए अपनी सब्सिडरी यानी कि छोटी कंपनी नहीं खोल सकता। तुम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी नहीं बना सकते। सिर्फ परमिटेड बैंकिंग बिजनेस के लिए ही सब्सिडरी अलाउड है। मतलब बैंक सिर्फ बैंक रहेगा, फैक्ट्री नहीं खोल सकता। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री पे क्रॉस लगा है, समझे। छोटे छोटे काम के लिए तुम फैक्ट्री नहीं खोल सकते, समझे। तो सेक्शन 19 को ऐसे याद रखिए कि 19 से याद रखो अनफिट। बैंक के अलावा, बैंकिंग के अलावा बाकी सारे बिजनेस बैंक के लिए अनफिट है। फिर 20 में देखिए नो फेवरेटिज्म, यानी ये सेक्शन करप्शन रोकता है। ये कहता है कि बैंक आप अपने ही शेयर पर लोन नहीं दे सकता, राइट। बैंक अपने डायरेक्टर, उनकी फर्म या उनके दोस्तों को लोन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि बैंक का मैनेजर अपने भाई को बिना सिक्योरिटी का लोन दे दे, स्ट्रिक्टली नो है। सेक्शन 20 कहता है T20 मैच की तरह है, यहाँ फिक्सिंग मना है। नो लोन टू डायरेक्टर, नो फिक्सिंग विद ऑन शेयर। सेक्शन 21 सर आरबीआई को सुपर बॉस बनाता है, रिमोट कंट्रोल देता है। आरबीआई बैंक को बोल सकती है कि तुम किसी को लोन दोगे, यानी पर्पस क्या है, कितना मार्जिन रखोगे, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर बैंक मनमानी करे तो आरबीआई यहाँ से डंडा घुमाता है। तो ऐसे याद रखिए कि सेक्शन 21 मतलब सगुन। बैंक को हर लोन देने से पहले आरबीआई का सगुन यानी कि रूल लेना पड़ेगा। आरबीआई के कंट्रोल पैनल के बिना बैंक 1 इंच नहीं हिल सकता। तो हमने 18 में देखा नॉन स्केड्यूल बैंक का कैश रिजर्व, 19 में देखा सिर्फ बैंकिंग वाली साइड कंपनी, 20 में देखा डायरेक्टर को कोई लोन नहीं देना है, 21 में देखा आरबीआई का रिमोट कंट्रोल यानी कि पॉलिसी। चलिए आगे बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा ये शायद रिपीट हो गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अब सेक्शन 22 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आप कल के एक बोर्ड लगाकर बैंक शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जेल हो जाइएगा, जेल हो जाएगी। बैंक चलाने के लिए चाहिए आरबीआई का ग्रीन सिग्नल। आइए बात करते हैं सेक्शन 22 और 23 के बारे में। देखिए सर, जैसे रोड पर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए ना, वैसे ही इंडिया में बैंकिंग करने के लिए सेक्शन 22 के अंदर आरबीआई से लाइसेंस लेना कंपलसरी है। आरबीआई चेक करता है क्या तुम्हारे पास काफी कैपिटल है, क्या तुम्हारा मैनेजमेंट ढंग का है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या तुम पब्लिक का पैसा डुबाओगे तो नहीं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये तरीका होता है दोस्तों चीजों को याद रखने का। तो सेक्शन 22 को याद रखिए, 2 और 2 यानी 2+2 हमेशा 4 होता है। वैसे ही बिना लाइसेंस का बैंक चलाना 420 माना जाएगा, यानी फ्रॉड माना जाएगा।
लाइसेंस है तो बैंक है, वरना सिर्फ एक बिल्डिंग है। समझे। अब पार्ट 2 में आ जाइए राइट साइड में सर। देखिए अगर बैंक ने रूल तोड़े तो आरबीआई लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। अभी हुआ है ना पेटीएम पेमेंट बैंक का, वो लेकिन वो अलग सेक्शन है। तो दोस्तों पर बैंक के पास एक मौका होता है, अगर आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया ना तो 30 दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। राइट, तो गवर्नमेंट का फाइनल फैसला होगा। तो आरबीआई है प्रिंसिपल, सेंट्रल गवर्नमेंट है चेयरमैन। प्रिंसिपल ने निकाला तो चेयरमैन के पास जाओ। फिर सेक्शन 23 पे आ जाइए सर। मान लो कि तुम्हारा बैंक चल गया और तुमने नई ब्रांच खोलना चाहते हो या पुरानी ब्रांच को शिफ्ट करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? तो सेक्शन 23 कहता है कि रुको, पहले आरबीआई से परमिशन लो। बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप एक नई गाली भी बैंक नहीं खोल सकते, नई गली भी, किसी गली में भी बैंक नहीं खोल सकते। तो सेक्शन 23 बोलता है 2-3 नई ब्रांच खोलनी है तो आरबीआई को पहले ही बोलना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का। फिर आ जाइए राइट साइड में, लेकिन एक छोटा सा लूप होल है सर। अगर किसी ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन या फेस्टिवल में टेम्पोररी स्टॉल लगाना है तो टेंशन नहीं, 1 महीने तक के लिए आप टेम्पोररी ब्रांच खोल सकते हैं बिना नए लाइसेंस के, बस वो टेम्पोररी होनी चाहिए। तो जैसे याद रखिएगा, इसको मेला दिलों का आता है, बस 1 महीने के लिए, 1 महीने से ज्यादा हुआ तो आरबीआई डंडा निकाल लेगा। समझे। तो दोस्तों 22 में हमने क्या देखा, लाइसेंस लो वरना घर बैठो। फिर अपील 30 दिन में सरकार के पास जाओ। सेक्शन 23 नई ब्रांच चाहिए आरबीआई का अप्रूवल लो। और मेला का रूल है कि हाँ 1 महीना के लिए टेम्पोररी छूट। तो दोस्तों बैंकिंग कानून अब लग रहा है ना आसान, यही तो खासियत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी प्रकार के ट्रिक पूरे के पूरे IAS के सिलेबस को आसान कर देंगे। फिर दोस्तों आता है कि पैसा कमा तो लिया पर उसे संभाल के कैसे रखना है। अगर कोई अपना पैसा बैंक में भूल गया तो उसका पैसा का क्या होता है। आज हम सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 35A तक की सारी सीक्रेट पॉलिसी खोलेंगे। सेक्शन 24 के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 24 बैंक को कहता है कि सुनो, सारा पैसा लोन में मत बांट देना, कुछ पैसा लिक्विड एसेट यानी कैश, सोना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपने पास ही रखो। ये कितना होना चाहिए? ये 25 से 40% ऑफ NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होना चाहिए। ये बैंक का बैकअप प्लान है, इमरजेंसी में लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो ट्रिक याद रखिए, सेक्शन 24 दिन में होते हैं 24 घंटे और बैंक को 24 घंटे रेडी रहना चाहिए कैश देने के लिए। इसलिए 24 मतलब SLR। दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24 घंटे होते हैं ना, इसलिए बैंक को 24 घंटे रेडी होना चाहिए कैश देने के लिए। फिर आता है सर 26 और 26 से अनक्लेम डिपॉजिट। तो अगर किसी अकाउंट में 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो उसे अनक्लेम माना जाता है। सेक्शन 26 कहता है बैंक को इसकी रिपोर्ट आरबीआई को देनी होगी। और 26A क्या बोलता है? 26A बोलता है कि ये सबसे कूल पार्ट है, ये सारा अनक्लेम पैसा जो है ना DEF यानी डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है, जिसे आरबीआई पब्लिक की भलाई और अवेयरनेस के लिए यूज करता है। अगर किसी अकाउंट में 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो उसे अनक्लेम माना जाता है। राइट, क्या माना जाता है सर? अनक्लेम। सेक्शन 26 कहता है कि बैंक को इसकी रिपोर्ट आरबीआई को देनी है। और 26A के अंदर ये सबसे कूल पार्ट है, सारा अनक्लेम पार्ट DEF डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है। तो 26 को याद रखिए, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, सब याद रहते हैं। राइट, सब याद रखते हैं। पर जो आपने अकाउंट 10 साल तक भूल गया ना, उसका पैसा DEF यानी बहरा हो गया, अब वो आरबीआई की सुनेगा। फिर आ जाइए 35 नंबर सेक्शन पे। आरबीआई को इंस्पेक्टर बना देता है ये सेक्शन। आरबीआई कभी भी किसी भी बैंक की इंस्पेक्शन कर सकता है। बैंक को पूरा कोऑपरेशन देना पड़ेगा और सारी फाइल दिखानी पड़ेंगी। इसकी रिपोर्ट आरबीआई बैंक को भेजता है और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो 35 को याद रखिए, 3 और 5, 3-5 मत करना वरना आरबीआई इंस्पेक्शन पे आ जाएगा। राइट, सीधा रहो वरना सेक्शन 35 का डंडा चलेगा। अब 35A में आ जाइए। सर ये आरबीआई का ब्रह्मास्त्र है। अगर आरबीआई को लगे कि बैंक का मैनेजमेंट पागलपन कर रहा है या पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो सेक्शन 35A के अंदर आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है यानी ऑर्डर दे सकता है। बैंक को ये ऑर्डर हर हाल में मानने होंगे ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट सेफ रहे। समझे। तो 35A को याद रखिए, ऑर्डर यानी आदेश, A फॉर ऑर्डर यानी कि आदेश। जब आरबीआई ने 35A बोला ना तो समझो कि बॉस ने ऑर्डर दे दिया और आप सबको कोई बहस नहीं होगी। तो एक बार रैपअप करते हैं। 24 में SLR कैश गोल्ड या बैकअप, 26 में 10 साल पुराना भूला बिसरा पैसा, 26A में DEF अकाउंट सोशल वर्क, 35 में इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्शन और 35A में आरबीआई का ऑर्डर यानी डायरेक्शन। बोलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपके दिमाग में फिट हो गया। अब आ जाइए ये वाले लास्ट स्लाइड पे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक में रखे आपके पैसे या ज्वेलरी का क्या होगा अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए? और अगर कोई बैंक बिल्कुल ही डूबने लगे तो आरबीआई क्या सर्जिकल स्ट्राइक करता है? आइए BR एक्ट को फिनिश करते हैं। 35 से लेके 45 एक्ट तक देखते हैं। देखिए पहले 35A और AB की बात करते हैं।
जब बैंक का बुरा वक्त आता है ना और वो लोन वापस नहीं कर पाता, तो आरबीआई सेक्शन 35 ए के का यूज करके बैंक को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के पास भेज देता है, आईबीसी के पास भेज देता है। मतलब आप कोर्ट डिसाइड करेगा कि बैंक को कैसे बेचना है या बंद करना है, राइट, कैसे बचना है या बंद करना है। यह बैंक के लिए लास्ट वार्निंग होती है, राइट। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 35 ए। तो ए मतलब एक्शन अगेंस्ट, जब बैंक नहीं सुधराना तो आरबीआई ने फाइनल एक्शन ले लिया, आईबीसी के पास भेज दिया, ठीक है ना, फोटो से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आता है सर सेक्शन 36 ACA, ये बोर्ड सुपरसेशन की बात होती है। अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, तो सेक्शन 36 ACA के अंदर आरबीआई पूरे बैंक को सुपरसीड यानी डिसमिस कर देता है। उसकी जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है जो कि 12 महीना तक बैंक चलाता है। यह बैंक का सर प्रेसिडेंट रूल है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया ना, कुछ काम का ही नहीं है, बोर्ड हटा दो, एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दो 12 महीना तक, राइट, बैंक का प्रेसिडेंट रूल है। तो 36 ACA मतलब ऑल क्लियर ऑलवेज, ऐसे याद रखिए, ACA मतलब ऑल क्लियर ऑलवेज, डबल ए मतलब एक्शन अगेंस्ट। तो पूरे बोर्ड को क्लियर कर दिया और नया बॉस बैठाया। फिर 45 ZA ZC और ZE, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 45 ZA डिपोजिट के अगेंस्ट नॉमिनी, ZC सेफ कस्टडी आर्टिकल के लिए नॉमिनी, ZE राइट, ZE क्या होता है सर, लॉकर के लिए नॉमिनी, राइट। बैंक नॉमिनी को पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाता है। नॉमिनी का मतलब ये नहीं कि वो पैसा का मालिक है, बस वो एक ट्रस्टी है जो असली वारिस तक पैसा पहुंचाएगा, समझिए। नॉमिनी मतलब ये नहीं कि पैसा का मालिक वो हो गया, वो एक ट्रस्टी है जो कि असली वारिस तक पैसा पहुंचाएगा। तो 45 जेड समझ में आ गया। जेड मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ACE याद रखिएगा, एसेट पैसा, C से कस्टडी यानी सामान, और E से एंट्री यानी कि लॉकर। अब सर लास्ट आता है ZA ZD ZC, तो आपको बता दिया। तो दोस्तों जैसे ही बैंक के जो नॉमिनी होते हैं ना, बैंक के नॉमिनी को पेमेंट की, बैंक की टेंशन खत्म, इसे बोलते हैं फुल डिस्चार्ज, राइट। अब अगर कोई दूसरा हिस्सेदार आके बैंक से लड़े तो बैंक कह सकता है हमने कानूनन नॉमिनी को दे दिया, अब आप आपसे आपस में निपटा लो। तो नॉमिनेशन बैंक की एग्जिट स्ट्रेटजी होती है, पैसा दिया और बैंक कानूनी चक्कर से बाहर। तो दोस्तों हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 45 तक सफर तैयार किया। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं तुरंत। सेक्शन 1 से 7 सर बेसिक और नाम था, देखिए ना, एप्लीकेबिलिटी, व्हाट इज बैंकिंग, राइट, एक्सप्लेनेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन नेम एंड यूज। फिर सेक्शन 8 से 21 जो हमने देखा डू एंड डोंट्स की बात की, क्या समय देखिए क्रॉस लगा है, क्या नहीं कर सकता। 8 से लेके 21 तक था, देखिए ना, यहाँ भी क्रॉस लगा है, इतना मिनिमम रखेगा। यहाँ भी देखिए फिर हमारा 20-21 में भी क्रॉस था। फिर हमने देखा सर 24 से लेके 35 तक, 24 से 34 तक हमने देखा। इसमें 22 से 23 हमने लाइसेंस और ब्रांचेस के बारे में बात की 22-23 में, और हमने 24 में देखा SLR और इंस्पेक्शन के बारे में 24 से 35 तक में। और फिर हमने दोस्तों लास्ट में 45 में हमने नॉमिनेशन देखा, और ये था पूरा रैप। अब आपको इन ट्रिक को याद रखो, एग्जाम में टॉप कीजिए। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आपको यदि PDF की रिक्वायरमेंट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करें, हमारे हम कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो जाएं। धन्यवाद।